इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुकी हैं हमारी आज की खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता जैन जी, जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, फाउंडर हैं इन्वेस्टोग्राफी की। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मनी 9 के इस मंच में श्वेता जी आपका। थैंक यू। श्वेता जी, पहला सवाल आपसे यही होगा कि अब जुलाई महीने में हम देख रहे हैं कि जुलाई महीने से ही एनएफओ की शुरुआत हो चुकी है। बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि बाढ़ आई हुई है। अभी बहुत सारे एनएफओज पाइपलाइन में हैं और आज का हमारा जो शो है फोकस भी एनएफओ के ऊपर है। तो पहला सवाल यही कि एनएफओ में निवेश करने से पहले किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? जी, निवेश करने के पहले काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और एनएफओ में निवेश करने के पहले और भी ज्यादा चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लोग अक्सर ये धोखा खा जाते हैं कि एनएफओ है मतलब चीप है या सस्ता है, क्योंकि एनएवी 10 से शुरू होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो फर्स्ट चीज, आप एनएफओ में सिर्फ सस्ता है इसलिए निवेश नहीं करें। कोई भी एनएफओ चूज करने के पहले आप अगर एक वेल एस्टैब्लिश थीम देखेंगे तो एनएफओ से बेटर वो स्कीम रहेगा। तो आप एनएफओ करने में इन्वेस्ट करने के पहले फर्स्ट देखिए कि उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ निवेश करेगा, वो किस तरह की कंपनीज में निवेश करेगा, क्या चार्जेस होंगे इनके, मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ इसकी वॉलेटिलिटी क्या रहेगी, अगर लार्ज कैप है, मिड कैप है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो ये सब काफी चीजें उस पर इम्पैक्ट करेंगी। तो ऑफर डॉक्यूमेंट आपको केयरफुली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। काफी थीमेटिक एनएफओस भी आ रहे हैं। तो अगर आप थीमेटिक फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप उसको असेस कर सकते हैं, उसको जांच कर सकते हैं कि कौन सी थीम है। ये याद रखिए कि इन थीम्स का भी कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। काफी बार जब हम धोखा खा जाते हैं कि हमको लगता है कि सस्ता है और ये थीम भी शायद अच्छा होगा। ऑप्टिमिज्म काफी अच्छी बात है, पर फियर इज व्हाट कीप्स अस अलाइव एज वेल। तो हमको थोड़ा सा अपना बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है और उससे भी ज्यादा मुश्किल से बचाया हुआ पैसा है, तो बहुत ध्यान से उसको निवेश करिए। जी। तो जब आप निवेश करते हैं तो एनएफओ में मुझे लगता है कि आप वेल एस्टैब्लिश स्कीम्स में निवेश करिए, थीमेटिक स्कीम्स अवॉइड करिए। तो ये एनएफओस का मतलब जो बाढ़ आई है अभी, ये उसी वजह से है कि म्यूचुअल फंड्स एक दो चीजें कर रही हैं। एक तो अपना अगर उनके बास्केट में कोई गैप है तो वो फिल कर रही है। तो अगर कहीं पर फ्लेक्सी कैप मिसिंग है, कहीं कोई थीमेटिक फंड मिसिंग है, कहीं कोई पैसिव फंड मिसिंग है, तो वो एक गैप फिल कर रही है। तो वो एक कारण है। और दूसरा ऑफ कोर्स एनएफओ का ये रीजन रहता है कि एयूएम इकट्ठा करना है, एक इजी तरीका हो जाता है मनी रेज करने का। तो हमको इन सब चीजों का ध्यान रख के फिर निवेश करना है। तो आपकी बातों का लब्बो लुआब ये निकाल के चले कि अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है या जो व्यक्ति म्यूचुअल फंड ज़्यादा के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, सिर्फ लोगों से सुन करके निवेश के लिए उसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो एनएफओ के बजाय जो पहले से जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, जो अच्छे फंड्स हैं, उनमें पैसे लगाने चाहिए? जी बिल्कुल। मेरी एनएफओ से काफी अनबन रहती है अक्सर इसी रीजन से, क्योंकि वेल एस्टैब्लिश फंड्स जैसे मैंने कहा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक स्टेबिलिटी है। एनएफओस में वो नहीं है। एक पहले रीजन होता था एनएफओस में डालने का पैसा, आज वो रीजन मैं काफी फंड्स में नहीं देख पा रही हूँ। तो इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स जो है वो जांचे पड़ताले, मतलब रेगुलर वेल एस्टैब्लिश फंड हाउसेस के साथ जाएं, बिग फंड हाउसेस के साथ जाएं, रेगुलर स्कीम्स के साथ जाएं, और एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जाएं। तो आपके लिए सलाह यही है कि सिर्फ एनएफओ है, सस्ता है, ये सोच करके मत कूद जाइए। पैसे आपके हैं, डूबेंगे तो नुकसान आपका होगा। मेहनत से कमाए हैं, सोच समझ करके निवेश करें। अगला सवाल है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को लेकर के, क्योंकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड पे आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। ये होता क्या है और क्या सिर्फ नाम लार्ज कैप के को सोच करके लोग निवेश करें, या आपको लगता है मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले यहाँ पर बेहतर रिटर्न मिल सकता है? अगर हमको कोई एक सेक्टोरल फंड चुनना हो तो हमको लार्ज कैप चुनना चाहिए या मिड कैप या स्मॉल कैप? जी, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के निवेशक है। तो हमारा कोर पोर्टफोलियो यूजुअली लार्ज कैप की तरफ होता है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स है जो काफी बड़ी कंपनीज में या ब्लू चिप कंपनीज में निवेश करती हैं।
तो ये नाम होंगे जो हम पहचान हम्म। इजी से पहचान जाते हैं। मिड कैप स्टॉक्स जो है वो थोड़ी छोटी कंपनीज होती है, स्मॉल कैप है उनसे छोटी कंपनीज होती है। अक्सर अगर हम देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में हम यूजुअली लार्ज कैप और स्मॉल कैप का कंपैरिजन नहीं कर सकते, पर अगर करें तो हमको रिटर्न में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। जैसे अगर लार्ज कैप में देखें तो वॉलेटिलिटी कम रहेगी, तो उतार चढ़ाव कम रहता है। हम पैसिव फंड्स भी देख सकते हैं लार्ज कैप की कैटेगरी में, जहाँ पे चार्जेस कम रहते हैं, आपका एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। और इन्वेस्टर्स जिनको डीआईवाई करना है, अपने आप से निवेश करना है, मैं यूजुअली रेकमेंड करती हूँ कि लार्ज कैप की तरफ वो इनका सिलेक्शन इजी है। स्मॉल कैप में उतना ही रिटर्न ऑफ कोर्स थोड़ा ज्यादा बनेगा, बट रिस्क काफी ज्यादा है, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं, अक्सर क्या होता है जबकि मार्केट उतार चढ़ाव में रहती है, तो जब उतार होता है तो वो एग्जिट कर लेते हैं, तो वो रिस्क ज्यादा है। और वो मुझे लगता है कि न्यू इन्वेस्टर्स को नहीं लेना चाहिए। ऑफ कोर्स कोर पोर्टफोलियो के बाद अगर आपने 3-4 साल से निवेश किया है, ऑफ कोर्स आप स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हैं। ये याद रखिए कि लार्ज कैप के कंपैरिजन में स्मॉल कैप में आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन ज्यादा होना पड़ेगा। लार्ज कैप में आप 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, स्मॉल कैप में मैं रेकमेंड करती हूँ मिनिमम 7 साल, अगर आपको अच्छे रिटर्न देखने हैं तो उसको तो ये फर्क रहेगा लार्ज और स्मॉल कैप में। मिड कैप मैं उतनी फैन नहीं हूँ आजकल, क्योंकि मैं ना उसमें अल्फा देख रही हूँ और रिस्क भी ज्यादा देख रही हूँ, तो मैं मिड कैप की फैन नहीं हूँ। स्मॉल कैप और लार्ज कैप मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं और अच्छे से फिट भी होते हैं एक पोर्टफोलियो में। ठीक, तो आप लोगों के लिए सलाह यही है कि अपने लक्ष्य, अपना रिस्क लेने की क्षमता देखते हुए निवेश करें। अगर आपको उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो लार्ज कैप में पैसे लगाएं। अगर आप स्मॉल कैप में पैसे लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि गिरावट और तेज़ी दोनों ही बहुत तेज़ी के साथ आती है। तो लंबी अवधि का नज़रिया रखें और दोनों लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं, ये कहना है श्वेता जी का। अब एक सवाल बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे पास आते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर के, कि क्या ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए कि जो भी पैसा हमें निवेश करना है पूरा 100% म्यूचुअल फंड में ही लगा दें, या फिर बाकी अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए डेट फंड हो या फिर गोल्ड हो या इक्विटी में डायरेक्ट। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि 100% पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना सही रणनीति होगी? जी, मैं नहीं रेकमेंड करती हूँ कि 100% आप पैसा म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, क्योंकि काफी हमारे पास ऑप्शंस है। और म्यूचुअल फंड्स के अलावा मुझे पीपीएफ पसंद है, मुझे एफडीज पसंद है फॉर अ लिमिटेड, जैसे लिक्विडिटी चाहिए किसी को तो एक कुशन हो जाता है। तो काफी फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको कहेंगे कि नहीं, एफडीज एकदम पैसा वेस्ट है। मेरे लिए आप लॉन्ग टर्म में एफडीज के लिए ना निवेश करें, बट शॉर्ट टर्म का एक जो आपको पीसफुल रख सकता है मेंटली, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप जैसे आपका 3 महीने का या 5-6 महीने का जो एक्सपेंसेस है वो आप एफडी में और बैंक में और लिक्विड फंड में कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। तो उससे आपको एक तसल्ली रहती है, एक कुशन रहता है, तो आप इक्विटी में और कंफर्टेबली निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ अच्छा है, सुकन्या समृद्धि अच्छा है, एनपीएस अच्छा है, बट ये आपके पोर्टफोलियो में कैसे फिट होते हैं ये आपको अपने नीड्स के हिसाब से देखना है। बट अगर आपका सवाल है कि 100% म्यूचुअल फंड्स में ही होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि और काफी अच्छे ऑप्शन है जो एक कुशन देते हैं। जैसे ईपीएफ भी एक ऑप्शन है जहां पे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स होता है, और वो एक हम यूजुअली क्या करते हैं कि वो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं गिनते। तो ये एक गलती आप मत करिए। जब आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखें, ईपीएफ भी देखिए और फिर देखिए कि म्यूचुअल फंड्स कितना परसेंट है। अक्सर लोगों को लगता है कि 100% पोर्टफोलियो मेरा म्यूचुअल फंड्स में है, बट ये सब भूल जाते हैं कि एनपीएस में डाला है, ईपीएफ में है या पीपीएफ में है, ये सब भूल जाते हैं। तो अगर आप ये सबको गिनती में ले तो यूजुअली म्यूचुअल फंड्स 25 से 30% से ज्यादा नहीं होगा आपका पोर्टफोलियो। तो आप पूरा पोर्टफोलियो देखिए और फिर डिसाइड करें कि कितना होना चाहिए म्यूचुअल फंड। चलिए, तो एक संतुलन बना करके चलें, ये कहना है श्वेता जी का। बहुत सारे सुरक्षित निवेश हैं वो आपके पास होने चाहिए, चाहे वो ईपीएफ के जरिए हो, पीपीएफ के जरिए हो, सुकन्या योजना जो है वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। ये 25-30% पैसा म्यूचुअल फंड में भी होना चाहिए और समान तौर पे ऐसा होता है। अगली खबर जो है, हमने हेडलाइन में भी इसका जिक्र किया, और ये खबर जो है कंसोलिडेशन को लेकर के है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। अब टाटा एएमसी को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो यूटीआई एएमसी में 45% हिस्सा खरीद सकती है, और
जो तमाम सरकारी जो कंपनियों का निवेश है, चाहे LIC हो, SBI हो, उसका हिस्सा ये खरीदेगी और उसके बाद चौथी सबसे बड़ी कंपनी AUM के लिहाज से ये बन जाएगी। कैसे देख रही हैं, और इससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में के अंदर क्या एक तरीके से कंसोलिडेशन का एक नया दौर शुरू होगा? ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए इस खबर को आप कैसे देख रही हैं? जी, मैं काफी पॉजिटिव देख रही हूँ ये। अगर मूवमेंट होता है, कंसोलिडेशन होता है, काफी न्यू म्यूचुअल फंड्स भी आ रहे हैं। लास्ट 2 साल में हमने देखा कि काफी नए म्यूचुअल फंड्स भी आए हैं, जहाँ पे स्कोप हमको दिखता है, अपॉर्चुनिटीज दिखती है उस इंडस्ट्री में। काफी नए म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं या एंटिटीज भी आते हैं, और काफी कंसोलिडेशन भी हमको दिखता है। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव मूवमेंट दैट वी आर सीइंग, एंड आई थिंक टाटा AMC के इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छी बात है कि UTI AMC खरीद रहा है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इन्वेस्टर्स को परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस यही देखे कि जो स्कीम में उनका पैसा है, आगे जाके वो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वही रहेगा। और अगर ऐसा कोई मूवमेंट होता है तो यूजुअली इन्वेस्टर्स को मौका दिया जाता है कि आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो अगर जब आपको नहीं पसंद आए तो बिना कोई लोड के, बिना कोई एग्जिट लोड के आप पैसा निकाल भी सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए हमेशा, सिर्फ इन कंसोलिडेशन फेज में नहीं, हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। बट ये एक पॉजिटिव ही मानती हूँ मैं, नेगेटिव नहीं मानती। चलिए, तो सकारात्मक खबर है जो है इंडस्ट्री के लिए भी, और निवेशकों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है।